मित्रों, जीन कॉर्बेट की बुक द चंपावत मॉनिटर का यह तीसरा भाग है। पीछे का भाग यानी भाग 2 में जीन कॉर्बेट ने बताया है कि तहसीलदार जो मेरे साथ रहने का वादा किए थे पर मेरे रोकने पर भी बंगले पर नहीं रुके। मेरे लाख मना करने के बाद भी कि आपको यहां से जाने में खतरा है, वह चले गए और मैंने उन्हें बहुत बहादुर आदमी समझा। पर माजरा कुछ और था जो हम यहाँ नहीं बता सकते। अब आगे की कहानी यानी पार्ट 3 शुरू करते हैं। जीन कॉर्बेट कहते हैं, मैंने अगली सुबह बहुत बड़े फलों के बाग और चाय के बगीचे में घूमने और झरने में नहाने में बिताई। लगभग दोपहर में तहसीलदार, जिससे मुझे बहुत राहत मिली थी, चंपावत से सुरक्षित लौट आए थे। मैं उनसे बात करते समय दूर एक लंबी ढलान वाली पहाड़ी को देख रहा था, जिसके पास खेतों से घिरा एक गांव था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी गांव से निकला और हमारी तरफ आने वाली पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आदमी मेरे पास आ रहा था, वह कभी दौड़ रहा था और कभी चल रहा था। उसे देखने से यह साफ पता चल रहा था कि वह किसी मुसीबत में है और मेरे पास कोई खबर लेकर आ रहा है। मैंने तहसीलदार से यह कहकर कि मैं कुछ ही मिनटों में वापस आऊंगा, मैं पहाड़ी से नीचे दौड़ पड़ा। जब उस आदमी ने मुझे आते देखा तो वह सांस लेने के लिए बैठ गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी आओ साहब, आदमखोर ने अभी अभी एक लड़की को मार डाला है। मैंने उसे शांत कराया और फिर मुड़कर बंगले की तरफ भागा। मैंने राइफल और कुछ कारतूस लेते हुए तहसीलदार से बोला कि तुम मेरे साथ गांव तक आओ जहां घटना घटित हुई है। जो आदमी मेरे पास आया था वह उन व्यक्तियों में से एक था जिनके पैर और जबान एक साथ काम नहीं करते। जब वह अपना मुंह खोलता था तो एकदम रुक जाता था और जब वह दौड़ना शुरू करता था तो उसका मुंह बंद हो जाता था। इसलिए उसे मुंह बंद रखने और रास्ता दिखाने के लिए कहकर हम चुपचाप पहाड़ी से नीचे गांव भागे। गांव में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक उत्साहित भीड़ हमारा इंतजार कर रही थी। सभी लोग एक साथ बात कर रहे थे। एक आदमी शोर को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे एक तरफ ले गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। गांव से लगभग एक फलांग दूर एक हल्के ढलान पर कुछ बिखरे हुए ओक के पेड़ों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि एक दर्जन लोग पेड़ों के नीचे सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी अचानक एक बाघ आया और उसमें से एक 16 साल की लड़की को पकड़ लिया। बाकी लोग गांव वापस भाग आए और क्योंकि यह पता था कि आप बंगले में ठहरे हुए हैं, इसलिए आपको सूचित करने के लिए तुरंत एक आदमी को आपके पास भेजा गया। जिस आदमी से मैं बात कर रहा था उसकी पत्नी भी उन लोगों में शामिल थी जो लोग घास के लिए गए थे। उसने पहाड़ी पर उस पेड़ की ओर इशारा किया जिसके नीचे से लड़की को बाघ ले गया था। उन 12 लोगों के समूह में से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि बाघ अपने शिकार को ले गया है या नहीं, और अगर ले भी गया है तो वह किस दिशा में ले गया है। भीड़ को शोर न करने और मेरे लौटने तक गांव में ही रहने का निर्देश देकर मैं पेड़ की दिशा में चल पड़ा
यहाँ जमीन काफी खुली थी और यह सोचना मुश्किल था कि बाघ जैसा बड़ा जानवर 12 लोगों के पास बिना दिखे कैसे पहुंच गया होगा। और उसकी मौजूदगी का पता तब तक नहीं चला जब तक कि लड़की के गले से निकलने वाली आवाज से ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। जिस जगह लड़की को बाघ ने मारा था वहां खून बहुत ज्यादा गिरा हुआ था और उसके पास चमकीले नीले मोतियों का एक हार टूटा हुआ पड़ा था जिसे लड़की ने पहना हुआ था। इस जगह से रास्ता पहाड़ी के ऊपर और चारों ओर जाता था। बाघिन के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसके एक तरफ खून के बड़े बड़े धब्बे थे जहां लड़की का सिर नीचे लटका हुआ था और दूसरी तरफ उसके पैरों के घसीटने के निशान थे। पहाड़ी से आधा मील ऊपर मुझे लड़की की साड़ी मिली और पहाड़ी की चोटी पर उसकी स्कर्ट। एक बार फिर बाघिन एक नंगी औरत को ले जा रही थी, लेकिन शुक्र है कि इस बार उसका शिकार मरा हुआ था। पहाड़ी की चोटी पर रास्ते कांटेदार झाड़ियों से होकर गुजरते थे जिनकी कांटों में लड़की के काले बालों के लंबे गुच्छे फंसे हुए थे। इसके आगे लैंटाना की झाड़ियां थी जिससे होकर बाघिन गुजरी थी। मैं चारों ओर अपनी नजर घुमाकर रास्ता ढूंढ रहा था जिधर बाघिन उस औरत को लेकर गई थी। तभी मैंने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। मुड़ कर देखा तो एक आदमी राइफल लिए मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि जब मैंने गांव में निर्देश दिया था कि कोई भी गांव से बाहर न जाए तो वह मेरे पीछे क्यों आया। उसने कहा कि तहसीलदार ने उसे आपके पास आने का निर्देश दिया है। वह आदेशों का पालन न करने से डरा हुआ था। चूंकि वह अपने आदेशों का पालन करने के लिए दृढ़ लग रहा था और इस बात पर बहस करने का मतलब कीमती समय बर्बाद करना होता, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह अपने भारी जूते उतार दे और उन्हें एक झाड़ी के नीचे छिपा दे। उसके बाद मैंने उसे मेरे करीब रहने और पीछे पैनी नजर रखने की सलाह दी। मैंने रबर के सोल वाले जूते पहने थे और क्योंकि लैंटाना के चारों ओर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से बाघिन के पीछे पीछे लैंटाना के बीच से गया। लैंटाना के आगे खून का निशान तेजी से बाईं ओर मुड़ा और बहुत खड़ी पहाड़ी से नीचे चला गया जो घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी। 100 गज नीचे खून का निशान एक पतले और बहुत खड़े रास्ते में चला गया जिससे बाघिन कुछ मुश्किल से गुजरी थी। जैसा कि हिले हुए पत्थरों और मिट्टी से देखा जा सकता था। मैं इस रास्ते पर 5 से 600 गज तक चला और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मेरा साथी और ज्यादा परेशान होता गया। उसने दर्जनों बार मेरा हाथ पकड़ा और आंसुओं से भरी आवाज में फुसफुसाया कि उसे बाघ की आवाज सुनाई दे रही है। पहाड़ी के आधे रास्ते में हम एक बड़ी चट्टान पर पहुंचे जो लगभग 30 फीट ऊंची थी और क्योंकि उस आदमी ने अब तक जितना गिरा हुआ खून देखा था वह उसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उससे चट्टान पर चढ़ने और मेरे लौटने तक वहीं रहने को कहा। वह बहुत खुशी खुशी ऊपर चढ़ गया और जब वह ऊपर पहुंचकर बैठ गया और मुझे इशारा किया कि वह ठीक है तो मैं पानी के रास्ते से नीचे उतरता रहा जो चट्टान के चारों ओर घूमकर 100 गज तक सीधा नीचे गया जहां वह बाईं ओर से
आने वाली एक गहरी खाई से मिलता था। संगम पर एक छोटा सा तालाब था और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने खून के धब्बे देखे। बाघिन लड़की को सीधे इसी जगह पर ले आई थी और मेरे आने से वो अपने शिकार को खाते समय डिस्टर्ब हो गई थी। गहरी पंजों के निशानों के चारों ओर हड्डी के टुकड़े बिखरे हुए थे, जिनमें धीरे धीरे गंदा पानी रिस रहा था। तालाब के किनारे एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे पानी के रास्ते नीचे आते समय हैरान कर दिया था, जिसे मैंने नजदीक आने पर पाया कि वह एक इंसान के पैर का हिस्सा था। बाद के सभी सालों में जब मैंने आदमखोरों का शिकार किया तो मैंने उस जवान सुंदर पैर जैसी कोई भी दयनीय चीज नहीं देखी, जिसे घुटने से थोड़ा नीचे से इतनी सफाई से काटा गया था जैसे किसी कुल्हाड़ी के वार से कटा गया हो, जिसमें से गर्म खून टपक रहा था। पैर को देखते समय मैं बाघिन के बारे में सब कुछ भूल गया, जब तक कि मुझे अचानक महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत बड़े खतरे में हूं। जल्दी से राइफल का बट जमीन पर रखकर मैंने 2 उंगलियां ट्रिगर पर रखी। ऐसा करते हुए मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि मेरे सामने 15 फुट ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी नीचे लुढ़क कर तालाब में गिर गई। मैं आदमखोरों के शिकार के इस खेल में नया था, वरना जैसा मैंने किया था खुद को इस तरह से हमले के लिए खुला नहीं छोड़ता। राइफल को ऊपर की ओर करने की मेरी तुरंत कार्रवाई ने शायद मेरी जान बचा ली थी। वहां से दूर जाने के लिए मुड़ने में बाघिन के पैर से लगकर मिट्टी ऊपर से नीचे गिर गई थी। मित्रों, बाघ हो या तेंदुआ जब हमला करते हैं तो चुपके से छिप कर करते हैं। उस वक्त वे कोई आवाज नहीं निकालते, लेकिन जब उन्हें महसूस होता है कि दुश्मन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है या उसे लगता है कि सामने वाले के हाथ में कोई ऐसी चीज है जिससे वह हमें मार सकता है, तो वह अपने दुश्मन को डराने के लिए गुर्राहट की आवाज निकालते हैं। मेरे किनारा चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ढलान वाला रास्ता था, इसलिए ऊपर जाने का एकमात्र तरीका दौड़ कर जाना था। पानी के रास्ते थोड़ी दूर जाकर मैं तेजी से दौड़ा, तालाब को एक ही छलांग में पार कर दिया और दूसरी तरफ इतनी दूर पहुंच गया कि एक झाड़ी पकड़कर खुद को किनारे पर खींच सकूं। पहाड़ी घास के पौधे जिसके तने झुके हुए थे, धीरे धीरे वह अपनी सीधी स्थिति में वापस आ रहे थे। यह दिखा रहा था कि बाघिन कहां से और कितनी देर पहले गुजरी थी, और थोड़ा और आगे एक लटकती हुई चट्टान के नीचे मुझे वह जगह मिल गई जहां उसने अपने शिकार को छोड़ा था। अब उसके निशान चट्टानों से होते हुए एक जंगल में जा रहे थे जो कई एकड़ में फैला था, जहां चलना मुश्किल और खतरनाक दोनों था। चट्टानों के बीच की दरारें और खाई हॉर्न और ब्लैकबेरी की बेलों से ढकी हुई थी। एक कदम भी गलत चलने पर मेरा पैर स्लिप कर जाता और मैं पहाड़ी से नीचे गिर जाता, जिससे आसानी से मेरी हड्डी टूट सकती थी और मेरी जान जा सकती थी। धीरे चलना लाजमी था। बाघिन इसका फायदा उठाकर अपना खाना आराम से खा रही थी। मैंने कई बार देखा कि वह कहां आराम कर रही थी,
यह इसका 436वां इंसानी शिकार था और उसे रेस्क्यू टीम के द्वारा खाने के समय परेशान होने की आदत थी। लेकिन मुझे लगता है कि यह पहली बार था जब उसका इतनी लगन से पीछा किया गया था। अब उसने गुर्रा पर अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। बाघ की गुर्राहट को पूरी तरह से समझने के लिए यह जरूरी है कि आप उस जगह हो जहां मैं उस समय था। चारों ओर चट्टानें हों और उनके बीच घनी झाड़ियां हों और हर कदम को सावधानी से रखने की सख्त जरूरत हो ताकि अनदेखी खाइयों और गुफाओं में गिरने से बचा जा सके। गुर्राहट की आवाज और हमले की उम्मीद ने मुझे एक ही समय में डरा दिया और साथ ही मुझे उम्मीद भी दी अगर बाघिन का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह हमला कर देती तो इससे न सिर्फ मुझे उस मकसद को पूरा करने का मौका मिल जाता जिसके लिए मैं आया था, बल्कि मुझे उसके सभी दर्द और तकलीफों का बदला लेने का भी मौका मिलता जो उसने पहुंचाई थी। हालांकि गुर्राहट सिर्फ एक इशारा था और जब उसने देखा कि मुझे भगाने की बजाय यह मुझे उसकी ओर करीब ला रहा है, तब उसने अपना इरादा बदल दिया। मैं अब 4 घंटे से ज्यादा समय से उसके पीछे था। हालांकि मैंने बार बार झाड़ियों को हिलते हुए देखा था, लेकिन मैंने उसकी खाल का एक बाल भी नहीं देखा था। जब पहाड़ की परछाइयों पर मेरी नजर पड़ी तब मेरे समझ में आया कि अब शाम होने वाली है। तब मैंने सोचा कि अगर अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना है तो मुझे अपने कदम पीछे हटाने होंगे। कटे हुए पैर की मालकिन यानी वह महिला जिसका बाघिन ने शिकार किया था वह एक हिंदू थी और उसके दाह संस्कार के लिए उसके शरीर के कुछ हिस्से की जरूरत होगी। इसलिए जब मैं तालाब के पास से गुजरा तो मैंने किनारे पर एक गड्ढा खोदा और पैर को वहां दफना दिया कि अब वह यहां बाघिन से सुरक्षित रहेगा और जरूरत पड़ने पर मिल भी जाएगा। चट्टान पर बैठा मेरा साथी जिसे मैं पहाड़ पर रहने के निर्देश देकर आया था मुझे आते देखकर बहुत खुश हुआ। मेरी लंबी गैर मौजूदगी और जो गुर्राहट उसने सुनी थी उससे उसे यकीन हो गया कि बाघिन ने एक और शिकार कर लिया है। यानी उसे लगा कि जिम कॉर्बेट को आदमखोर ने अपना शिकार बना लिया है। उसकी मुश्किल यह थी कि वह अकेले गांव वापस कैसे जाएगा। जब हम पानी के रास्ते से नीचे उतर रहे थे तो मैंने सोचा कि मुझे एक घबराए हुए आदमी के सामने चलने से ज्यादा खतरनाक कोई काम नहीं है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर जहां उस आदमी ने अपने जूते छिपाए थे मैं सिगरेट पीने और अगले दिन की योजनाओं के बारे में सोचने के लिए बैठ गया। बाघिन रात में शिकार का बचा हुआ हिस्सा खत्म कर देगी और निश्चित रूप से अगले दिन चट्टानों के बीच छिपी रहेगी। जिस जगह वह थी वहां मेरे लिए उसका पीछा करने की बहुत कम उम्मीद थी और अगर मैंने उसे बिना गोली चलाए परेशान किया तो वह शायद उस जगह को छोड़ देगी और मेरा उससे संपर्क टूट जाएगा। इसलिए शिकारियों को इकट्ठा करके बाघिन को भगाना ही एकमात्र तरीका था। बशर्ते मैं काफी आदमी इकट्ठा कर सकूं। मैं पहाड़ियों के एक बड़े नाले के दक्षिणी किनारे पर बैठा था जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। पश्चिम से आने वाली एक धारा ने अपना रास्ता बनाया था जो पूरे नाले के बीच से एक गहरी घाटी बनाती हुई नीचे बह रही थी।
मेरे सामने की पहाड़ी, जो लगभग 2000 फीट ऊंची थी, छोटी घास से ढकी थी और जगह जगह चीड़ के पेड़ थे। पूर्व की पहाड़ी इतनी खड़ी थी कि उस पर घोड़ों के अलावा कोई और नहीं चढ़ सकता था। अगर मैं नाले के धारा से लेकर खड़ी पहाड़ी तक की पूरी चोटी पर आदमियों को तैनात करने के लिए काफी आदमी इकट्ठा कर सकूं और उनसे बाघिन को भगाने के लिए कहूं, तो उसके भागने का सबसे स्वाभाविक रास्ता वह संकरी खाई होगी। मानना पड़ेगा कि यह बहुत मुश्किल इलाका था, क्योंकि उत्तर की ओर ढलान वाली पहाड़ी थी जहां मैंने बाघिन को छोड़ा था, घने जंगल से ढकी थी और लगभग 3/4 मील लंबी और आधा मील चौड़ी थी। हालांकि अगर मैं बीटर से निर्देशों का पालन करवा पाता तो मेरे पास गोली चलाने का अच्छा मौका था। बीटर्स का अर्थ होता है बहुत सारे लोगों का समूह जो जोर जोर से आवाज निकालते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसके कारण जानवर घबराकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। मित्रों, अब ये कहानी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए कहानी को यहीं छोड़ते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में।